हेलो, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हम लोगों ने भी आज लाइव के माध्यम से क्लास लेने का प्रयास किया था, लेकिन तकनीकी का अभाव और भी बहुत सारी कहीं ना कहीं कमियां थी, जिस वजह से हम लोग कहीं ना कहीं सही ढंग से लाइव नहीं आ पाए थे। लेकिन ये वाला सेशन आपका कंप्लीट कराना था, इसलिए इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक पढ़ चुके थे, और क्वेश्चन नंबर जब 8 तक हम लोग पढ़ चुके थे तो यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या है तो हमें बताओ, और एक दो दिन में हम लोग कहीं ना कहीं ठीक ढंग से सीख साख के फिर लाइव आएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो बातें की थी वो बात की थी क्वेश्चन नंबर 8वें तक हम लोग शायद पढ़ चुके थे। यहाँ तक कोई समस्या है? क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई दिक्कत है किसी को तो बताओ मुझे। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग बात कर चुके थे, हाँ ये वाली बात हो गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की हम लोग बात करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं सेशन को अपना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए लेके चल रहे हैं, और नहीं तो फिर जो बता दिए जिन पे चर्चाएं हो गई उन पे हम लोग कहीं ना कहीं बात कर ही चुके थे। लेकिन फिर भी क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या पूछ रहा है, तो लोकसभा की बात कर रहा है। तो ध्यान देना कि लोकसभा में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं, पहली बात तो अधिकतम सदस्य पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? अधिकतम सदस्य। तो पहले की अगर हम लोग बात करें तो पहले 552 हुआ करते थे, लेकिन 552 में से यहाँ पे 2 कम कर दिए गए, और वो कम कर दिए गए? आंग्ल भारतीय कम कर दिए गए। कौन कर दिए गए? आंग्ल भारतीय। तो जो आंग्ल भारतीयों की नियुक्ति लोकसभा में होती थी, उसको भारतीय संविधान में 104वें संविधान संशोधन द्वारा उसको निरस्त कर दिया गया। वर्तमान में लोकसभा में अधिकतम 550 सदस्य। कितने सदस्य हैं वर्तमान में लोकसभा में? अधिकतम 550 सदस्य। और 550 सदस्य में से अगर आपसे पूछेगा निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी, तो 543 निर्वाचित हैं। 543 सदस्य कैसे हैं? निर्वाचित सदस्य हैं। तो निर्वाचित सदस्य की अगर हम लोग बात करें कि 543 सदस्य कैसे निर्वाचित हैं, 543 आपके कैसे हैं? निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित हैं। क्लियर है? तो 543 सदस्य यहाँ पे वर्तमान में हैं। तो अगर आपसे पूछेगा अधिकतम लोकसभा में अधिकतम सदस्य, तो 550। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? 543 सदस्य हैं। और जब 543 सदस्य यहाँ पे होंगे, तो 543 सदस्य जब यहाँ होंगे तो कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? तो निर्वाचित राज्यों से कितने होंगे? राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? और प्लस और आपका संघ शासित राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित? वर्तमान में संघ शासित राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित हैं? तो वर्तमान की अगर बात करेगा तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि वर्तमान में जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य हैं वो कितने हैं? कहाँ से? केंद्र शासित राज्य से 19 हैं। टोटल निर्वाचित सदस्य कितने हैं? 543 हैं। और राज्यों से कितने हो जाएंगे? तो राज्यों से यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 524 हो जाएंगे। कितने सदस्य हो जाएंगे? 524। अगर गड़बड़ लगता है तो इनको जोड़ लिया करो, ठीक है। यहाँ पर अगर जोड़ोगे तो 9, 10, 11, 12, 13 की 3 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपको 543। क्लियर हुआ? तो राज्यों से कितने सदस्य यहाँ पे? राज्यों से आपके कितने? 524 सदस्य। संघ शासित राज्यों से कितने सदस्य? 19 सदस्य हैं। संघ शासित राज्यों से 19 सदस्य हैं और राज्यों से 524 सदस्य निर्वाचित हैं। जब ये वाला आंकड़ा आपसे पूछे कि बताओ भाई लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने निर्वाचित हो सकते हैं, तो अधिकतम कितने निर्वाचित हो सकते हैं? यूटी से कितने हो सकते हैं? 20। और राज्यों से कितने हो सकते हैं? आपके राज्यों से कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यों से 530। क्लियर हुआ? 530 अधिकतम राज्यों से निर्वाचित हो सकते हैं। और अधिकतम संघ शासित राज्यों से कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? 20 सदस्य संघ शासित राज्यों से निर्वाचित हो सकते हैं। क्लियर होता है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो यहाँ पे आपका जो उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया तो उस समय यहाँ पर क्या सदस्य था? 552 था। क्या आंसर किया उन्होंने? सही, 552 सही किया। क्लियर होता है? आगे अगर हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को, तो आगे अगला क्वेश्चन हमारा है कि सरकार की कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? सार्वजनिक व्यय नीति और कराधान को सामूहिक रूप से जब पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि जो कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति है, ये मिलकर सामूहिक रूप से इनको क्या कहा जाता है? इन नीतियों को क्या कहा जाता है? कराधान मतलब क्या होता है? जो कराधान शक्तियों का प्रयोग करके जो सरकार टैक्स लगाती है, और उन टैक्स के द्वारा जो पैसा कहीं ना कहीं आता है, उनका व्यय किस क्षेत्र में किया जा रहा है? किस सार्वजनिक क्षेत्र में किया जा रहा है?
इन दोनों को कहीं ना कहीं संयुक्त रूप से, जब सामूहिक रूप से कहीं ना कहीं जब व्यय करने की नीति आती है कि इतना पैसा इस राज्य से आया, तो उस कोशिश हमारी रहती है कि उसी राज्य में उतना पैसा खर्च किया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक नीति के तहत किया जाता है, और वो नीति कौन सी कहलाती है, राजकोषीय नीति कहलाती है। कि आपका राजकोषीय इतना कहीं ना कहीं घाटा हो गया, राजकोषीय घाटा इतना हो गया राजकोषीय। तो राजकोष क्या होता है, राजकोष में जो आपके टैक्स का पैसा जो कलेक्ट होकर के आता है, और उस पैसे को कहां से कितना आया इतना ये देखा जाता है, और उस पैसे को उसी राज्य में उतना ज्यादा व्यय करने का प्रयास किया जाता है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही, राजकोषीय नीति कहीं ना कहीं कहा जाता है। सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है, कराधान और सार्वजनिक व्यय नीति को क्या कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। क्लियर हुआ। मौद्रिक नीति नहीं है, आयात निर्यात नीति नहीं है, भुगतान संतुलन नीति यहां पर नहीं है। क्लियर। आगे आते हैं, आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आपकी आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य अगर आपको बनना है तो आपकी आयु न्यूनतम कितनी, 30 साल होनी चाहिए। राष्ट्रपति के लिए कितनी आयु होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए यहाँ पे आयु 35 साल। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आयु 35 साल। यहाँ पर आपका राष्ट्रपति बनने के लिए आयु और उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु है वो कितनी है, 35 साल है। यहाँ पर विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी, राज्यसभा का सदस्य और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, 30 साल। यहाँ पर आपका लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए, आयु 25 साल होनी चाहिए। और यहाँ पर ग्राम पंचायत में प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 साल निर्धारित की गई है। क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जब राज्य विधायिका को निलंबित या भंग कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया गया हो, जब राज्य की विधायिका को क्या कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया हो या भंग कर दिया गया हो, तो संसद राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति जो है किसको सौंपती है। जब राज्य में क्या होता है, विधायिका जो होती है, विधि बनाने का जो काम होता है, वो या तो निलंबित कर दिया गया हो या राज्य की विधानसभा को भंग कर दिया गया हो। तो ऐसी स्थिति में जो संसद जो है ये सारे अधिकार किसको दे देती है, ये सारे अधिकार राष्ट्रपति को दे देती है। किसको दे देती है, राष्ट्रपति को ये सारे अधिकार दे देती है। राष्ट्रपति अपने अधीनस्थ के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। जैसे क्या होता है कि ये निलंबन या फिर भंग की प्रक्रिया जो होती है वो ज्यादातर आपातकाल के समय होती है। ज्यादातर किस समय होती है, आपातकाल के समय होती है। जब आपातकाल लगा हो या राष्ट्रपति शासन, क्लियर हुआ, या राष्ट्रपति शासन, इन्हीं दो तरीके से कहीं ना कहीं क्या होता है, इन्हीं दो कहीं ना कहीं कारणों से निलंबित हो जाती है राज्य की विधायिका। और राज्य की जब विधायिका निलंबित हो जाती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य में विधि बनाने की शक्ति या तो डायरेक्ट संसद को दे सकती है, किसको दे सकती है, संसद को दे सकती है। अगर यहाँ पर विधायिका को निलंबित कर दिया गया है तो भाई, या भंग कर दिया गया तो इसका मतलब यहाँ पर अब मुख्यमंत्री और जो मंत्री जो कहीं ना कहीं विधानसभा के प्रति जो कहीं ना कहीं उत्तरदायी जवाबदेही रहते हैं, वो तो ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि विधानसभा यहाँ क्या हो गई, भंग हो गई है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का काम करेगा। राष्ट्रपति उस राज्य के लिए विधि का निर्माण कहीं ना कहीं बनाने के लिए, करने के लिए संसद को निर्देशित कर सकता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस विवाद में बार में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार मूल और अनन्य है। अतः ये पूछ रहा है कि किस बाद में कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है, क्षेत्राधिकार मूल और अनन्य है। निम्नलिखित में से किस विवाद में, ये आपसे पूछ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूछ रहा है। क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के जो क्षेत्राधिकार दिए गए हैं वो मूल और अनन्य की बात कर रहा है। कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन संबंधी कोई आपका कहीं ना कहीं विवाद है, संसद सदस्य के निर्वाचन विवाद संबंधी, विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन विवाद संबंधी है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद संबंधी बात यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि
ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में मूल और अनन्य क्षेत्र की जो कहीं ना कहीं अधिकार दिए जाते हैं वो क्या क्या दिए? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारी का उल्लंघन, मौलिक अधिकारी का उल्लंघन यहाँ पे तो ये बनता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मौलिक अधिकार का रक्षक है कौन? सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट। मौलिक अधिकार का फंडामेंटल राइट का रक्षक अगर बात करेगा, फंडामेंटल राइट का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत है? भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार, मूल अधिकार का रक्षक बताया गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत आपको कहीं ना कहीं बताया गया। और हाई कोर्ट जो है हमारा वो कौन से अनुच्छेद के तहत है? ये आप कमेंट के माध्यम से बताओ। क्लियर? अगला क्वेश्चन बोल रहा है संसद सदस्य के निर्वाचन विवाद। संसद सदस्य के निर्वाचन विवाद जो है इसके मूल और अनन्य कहीं ना कहीं क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आते। विधानसभा के सदस्य के निर्वाचन विवाद ये बिल्कुल नहीं, ये तो राज्य का राज्य का निर्वाचन जो होता है अधिकारी वही कहीं ना कहीं जानता है। भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, बिल्कुल सही, यही बात है। जब भारत सरकार बनाम कोई राज्य या एक से अधिक राज्यों का विवाद होता है, भारत सरकार बनाम कोई राज्य, भारत सरकार बनाम उत्तर प्रदेश, भारत सरकार बनाम मध्य प्रदेश, भारत सरकार का किसी राज्य के मध्य कोई विवाद होता है, तो यही कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के मूल और अनन्य अधिकार के अंतर्गत आता है। विवाद किसके किसके बीच में होना चाहिए? केंद्र और राज्य के बीच में जब विवाद हो जाए, क्या हो जाए? केंद्र और राज्य के बीच में, केंद्र सरकार और राज्य के बीच में जब विवाद हो जाता है, तो यह आपका आंसर कौन सा जाएगा सही? चौथा आंसर इसका सही जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। हम लोग आगे बात कर रहे हैं लोकसभा की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी होनी चाहिए? गणपूर्ति की बात कर रहा है। ये क्वेश्चन इसलिए कराने आवश्यक थे आपको क्योंकि यही क्वेश्चन आपके जो कहीं ना कहीं जो हम लोग क्लासेस पढ़ रहे हैं, जो क्लासेस चल रही है हमारी, इन क्वेश्चन को देखेंगे तब आप कहीं ना कहीं तुलना कर पाएंगे कि परीक्षा में पढ़ना किस लेवल का है आपको, कि जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपने सही ढंग से कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बना रखी है तो आप कहीं ना कहीं इसको अच्छे से कहीं ना कहीं कर जाएंगे। क्लियर है? ये देखो परीक्षा में कहा पूछा गया, दरोगा की परीक्षा में आपका जो आपका 2021 का हुआ था पेपर, उसमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछ रहा है? लोकसभा की बैठक को गठन के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी होनी चाहिए? तो कुल सदस्य का कितना होना चाहिए बच्चा? 1/10। कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। कि जब लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? वर्तमान में निर्वाचित सदस्य कितने अभी बताया? तो 543 है। तो 543 जब यहाँ पे निर्वाचित सदस्य है तो 543 में से आपको यहाँ पर कितना? 543 का कितना? 1/10 कहीं ना कहीं आपको निकाल लेना है कि पूरे कुल सदस्यों में से अगर आपके कितने सदस्य उपस्थित हों तो ही लोकसभा के कहीं ना कहीं लोकसभा में जो कार्रवाई होगी वो कहीं ना कहीं आगे होगी कार्रवाई, नहीं तो सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। मतलब गणपूर्ति नहीं कर पाए। टोटल सदस्यों में से अगर 1/10 सदस्य उपस्थित नहीं हो पाए, और हमने आपको क्लास में 1/10 सदस्यों की संख्या बताई थी, आपको याद है कि 543 का 1/10 कितना हो जाएगा? तो कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए तो ही कार्य का संचालन किया जाएगा, अदरवाइज कार्य का संचालन नहीं किया जाएगा। तो लोकसभा की बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी होनी चाहिए? तो 1/10 होनी चाहिए। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 5वां, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1 भाग। बिल्कुल आपका आंसर क्या होना चाहिए? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां। अगर 1/10 सदस्य यहाँ पर उपस्थित होंगे तो ही गणपूर्ति कोरम माना जाएगा, तो सदन की कार्रवाई को आगे संचालित किया जाएगा, अदरवाइज आगे सदन की कार्रवाई को संचालित नहीं किया जाएगा। क्लियर हुआ? निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर और शक्ति और प्रतिष्ठा होती है? राज्यसभा क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर, राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति और प्रतिष्ठा होती है? राष्ट्रीय आपात को रोकने के लिए प्रस्ताव पारित करना, संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश और पारित करना, अविश्वास प्रस्ताव पेश करना और पारित करना, धन विधेयक पेश करना और पारित करना। ये आपसे पूछ रहा है राज्यसभा के पास जो कहीं ना कहीं जो अधिकार होता है वो किस क्षेत्र में लोकसभा के बराबर होता है, उतना प्रतिष्ठा उतना सम्मान रख के अपने पास कहीं ना कहीं रखता है। तो आपको ध्यान रखना होगा जब किसी राज्य में, एक राज्य में या एक से अधिक राज्यों में क्या लगा हो? आपातकाल लगा हो। क्या लगा हो? आपातकाल को रोकने के लिए प्रस्ताव जब राज्य सभा पारित करेगी तो कहीं ना कहीं तो राष्ट्रीय आपात का अनुमोदन माना जाएगा।
क्या होता है, संसद के दोनों सदनों द्वारा कहीं ना कहीं पारित होना चाहिए। तो राष्ट्रीय आपात जब लगा होगा तो राष्ट्रीय आपात के लिए संसद के द्वारा अनुमोदन कितने समय में आप आवश्यक है, ये हमने आपको पढ़ाया है। क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय आपात अगर लगा है तो संसद द्वारा अनुमोदन कितने समय में आवश्यक है? अगर संसद इतने समय में अनुमोदन नहीं करेगी तो स्वतः राष्ट्रीय आपात समाप्त माना जाएगा। तो इसका आंसर बेटा क्या होगा, पहला आंसर सही होगा। ठीक है, संवैधानिक संशोधन, ये एक भी आंसर आपके सही नहीं होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर शक्ति होती है राष्ट्रीय आपात को रोकने के लिए जो प्रस्ताव पारित करता है? तो दोनों औकात बराबर यहां पर कहीं ना कहीं। संवैधानिक संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक जो होता है तो भैया सीधी सी बात, संविधान संशोधन विधेयक अगर आया है तो संविधान में संशोधन अगर होना है तो कैसे हो सकता है? संविधान संशोधन विधेयक में क्या होना चाहिए, विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। बहुत कहीं ना कहीं जटिल प्रोसेस है ये आपका। अविश्वास प्रस्ताव और ये सब आपका लोकसभा से, धन विधेयक ये भी आपका कहां से, लोकसभा से। क्लियर होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अध्यादेश की शक्ति पुनः समाह से सप्ताह की समाप्ति पर निरस्त हो जाता है। ये पूछ रहा है कि अध्यादेश संसद की पुनः समाह से सप्ताह की जो समाप्ति पर निरस्त हो जाता है। कहना क्या चाह रहा है कि अध्यादेश द्वारा जो कानून बनाया जाता है वह संसद की जब बैठक होती है तो संसद की बैठक के कितने सप्ताह के बाद यहाँ टाइम दिया जाता है, कितना सप्ताह, 6 सप्ताह का टाइम दिया जाता है। कितना, 6 सप्ताह के कहीं ना कहीं बाद क्या हो जाएगी, स्वतः कहीं ना कहीं निरस्त मानी जाएगी। कैसे मानी जाएगी? अगर उसी विधि को अगर आपको आगे लेके चलना है, उसी विधि को अगर वह विधि बहुत अच्छी है, वह विधि क्या है, बहुत अच्छी है, अगर वह विधि को राज्यों में कहीं ना कहीं प्रभावी होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, जब संसद की कहीं ना कहीं सत्र का आयोजन किया जाए, सत्र को आहूत किया जाए तो सत्र के आहूत की बैठकों में पहली बैठक में राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए कहीं ना कहीं उस विधि पर कहीं ना कहीं अपने राज्य में, अपने उसी कहीं ना कहीं विधान, अपने उसी लोकसभा में और राज्यसभा, अपने राज्यसभा में दोनों सदनों में उसको पारित करे और पारित करने के बाद राष्ट्रपति उस पर पुनः हस्ताक्षर करे तो कहीं ना कहीं वह कानून वैध माना जाएगा, वो हमेशा के लिए वो विधि बन जाएगी। नहीं तो अध्यादेश द्वारा जो कानून राष्ट्रपति बनाता है वह अधिकतम 6 माह, कितना, अधिकतम 6 माह, और सप्ताह की बात करेंगे तो 6 सप्ताह। क्लियर है, अधिकतम आपका 6 माह है और अगर सप्ताह की बात करेगा तो उसमें 6 सप्ताह और आपको जोड़ देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख का ऐलान करता है या तारीख कौन तय करता है? उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है भैया, लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो लोकसभा में जो उपाध्यक्ष का चुनाव होता है तो लोकसभा में उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा में जो उपाध्यक्ष का चुनाव होता है तो उपाध्यक्ष का चुनाव करता कौन है? उपाध्यक्ष का चुनाव जो लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वही कहीं ना कहीं चुनते हैं उपाध्यक्ष, क्योंकि लोकसभा में जो सदस्य होते हैं वही अध्यक्ष को चुनते हैं और वही लोकसभा में लोकसभा के सदस्य होते हैं वही उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि कौन लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करता है? तारीख का ऐलान कौन करता है? जो तारीख का ऐलान करेगा वो कौन करेगा? वह करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, स्पीकर करेगा। कौन करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन देखते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष करते, बिल्कुल नहीं, इनका कोई मतलब ही नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष हाँ ये करता है। भारत के राष्ट्रपति नहीं, ये नहीं करते। लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष ये भी नहीं करते हैं। लोकसभा में जो उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है उसकी तारीख को तय कौन करता है? स्पीकर करता है। और आपको याद है कि जो लोकसभा में जो उपाध्यक्ष होता है तो उपाध्यक्ष कहाँ का बनाया जाता है? उपाध्यक्ष हमेशा जो विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं वो बनाया जाता है, विपक्ष की तरफ से कहीं ना कहीं बनाया जाता है। क्लियर हुआ? इसलिए सरकार जो पूर्ण बहुमत की सरकारें होती हैं वह प्राय कोशिश क्या करती हैं? वह कोशिश करती हैं कि उपाध्यक्ष का निर्वाचन ना किया जाए, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उपाध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख तय ही नहीं करवाई गई। जैसे वर्तमान में अगर आप देखेंगे पिछले 2 कार्यकाल में तो 2017 से देखेंगे आप तो यहाँ पर अपने लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। क्लियर है? उपाध्यक्ष जो होता है हमेशा कहाँ का होता है? विपक्ष का होगा। उपाध्यक्ष जो होगा वो हमेशा कहाँ का होगा? विपक्ष का होगा। तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, लोकसभा के संपूर्ण कार्य का जो लोकसभा का अध्यक्ष है नहीं तो लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कार्य का संचालन कौन करता है? उपाध्यक्ष करता है। तो उपाध्यक्ष करता है तो राजनीतिक कारण आपने समझ लिए होंगे कि किस वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं उपाध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। क्लियर? अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं तो अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेता है? लोकसभा क्या बोला? लोकसभा के अध्यक्ष में लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेता है। जब लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है तो कौन
चुनाव में भाग लेता है। तो भैया सीधी सी बात है, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग कौन लेता है? लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग कौन लेता है? संसद के सदस्य लेंगे। कौन से संसद के सदस्य? लोकसभा में जो निर्वाचित होकर गए होंगे सांसद, वही तो चुनाव में भाग लेंगे। तो देखते हैं लोकसभा के और राज्यसभा के दोनों सदस्य क्या काम है इनका भैया। ये तो अगर होता तो चल जाता, लेकिन ये आ गए, इसी वजह से ये वाला आपका ऑप्शन गलत हो गया। केवल राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल नहीं यहाँ पर आएंगे। केवल राज्यसभा के सदस्य ना, केवल लोकसभा के सदस्य, यही आंसर आपका सही है। कि भाई सीधी सी बात है कि अगर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होना है तो राज्यसभा के लोग थोड़ी ना यहाँ पे चुनने आएंगे कि लोकसभा में अध्यक्ष ऐसा होना चाहिए। लोकसभा में अध्यक्ष अगर चुना जाएगा तो कौन चुना जाएगा? लोकसभा में जो अध्यक्ष चुना जाएगा वह लोकसभा का सदस्य ही होना चाहिए। लोकसभा के सदस्यों द्वारा ही लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? भैया संयुक्त बैठक बोल रहा है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद ये बोल रहा है कि कौन भारत में, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव में भाग लेता है? तो भाग लेता है, कौन लेता है? लोकसभा का, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? वो करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। समझो, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। और जब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है तो क्या होता है? जब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है तो ऐसी स्थितियां होती हैं, ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि जब साधारण कहीं ना कहीं साधारण तरीके से सदन में कोई एक कानून पारित ना हो पाए, साधारण तरीके से, साधारण बहुमत से, अगर साधारण आधार से अगर कोई कानून लाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में कोई भी कानून जो है बनाने के लिए लोकसभा चाह रही है कि भाई कैसे भी करके ये पारित हो जाए। लेकिन क्या होता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सदस्य जो हैं थोड़े से कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि हमारे सदस्य यहाँ पर कम हैं, तो ऐसा करते हैं, राष्ट्रपति से क्या करते हैं, गतिरोध हो चुका है, क्योंकि उनको पता है लोकसभा में कि लोकसभा में जब गतिरोध हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में उस विधेयक जो साधारण तरीके से जो विधेयक लेके आया गया है, तो ऐसे विधेयक जो होते हैं उनको लग रहा है कि उनको पारित करवाना चाहिए, पारित हो जाना चाहिए। तो ऐसे, क्योंकि सारे विधेयक को तो हम लोग विशेष रूप से ला नहीं सकते, सारे विधेयक को धन विधेयक के रूप में नहीं ला सकते ना। सारे विधेयक को अगर लेके आएंगे तो अलग अलग कहीं ना कहीं प्रक्रियाएं होती हैं कि अगर बहुमत आपको साबित करना पड़ेगा। इसके अलावा विधेयक जो होते हैं बहुत अलग अलग प्रकार के विधेयक होते हैं, कौन सा कहीं विधेयक जो है उस विधेयक को पारित कराने के लिए कैसे कैसे कहीं ना कहीं क्या क्या यहाँ पर प्रावधान अपनाने पड़ते हैं। तो होता क्या है कि जब सामान्य स्थिति में जब सदन में गतिरोध हो जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री क्या करता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बोलता है कि भैया संयुक्त बैठक को कहीं ना कहीं आप बुला लो। तो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है। और जब संयुक्त बैठक बुलाता है तो कौन अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष भी नहीं है तो ऐसी स्थिति में कौन करेगा? ऐसी स्थिति में उपसभापति अध्यक्षता करता है। कौन करता है? उपसभापति कहीं ना कहीं अध्यक्षता करेगा। क्लियर है? लोकसभा में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो अगर राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक को अगर बुलाया है तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? लोकसभा अध्यक्ष कर रहा है। तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष नहीं है तो कौन करेगा? उपसभापति करेगा। क्लियर होता है? यहां पर ध्यान देना कि प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति का यहां पर कोई मतलब यहां पर बनता नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है। क्या कह रहा है? विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा किए जाने के लिए मंजूर करने हेतु लोकसभा के कितने सदस्य कम से कम न्यूनतम सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए? क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अविश्वास, अभी मैंने बोला प्रस्ताव बहुत सारे प्रकार के होते हैं। विश्वास प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव होता है। तो ये बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं। हम लोग अपनी क्लास में भी हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य इन क्वेश्चनों को कराने का सिर्फ यही है कि आप इस स्तर का पढ़िए, और इस तरह से अगर आप कहीं ना कहीं पढ़ेंगे, जितना ज्यादा गहराई में जाकर पढ़ेंगे, क्वेश्चन आपको वहीं से मिलने वाले हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए जो चर्चा
किए जाने के लिए जो मंजूर करने हेतु लोकसभा के कितने सदस्य न्यूनतम द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए। अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है, अविश्वास प्रस्ताव किसके खिलाफ लाया जाएगा, एक बात, तो अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के लोग लेके आएंगे और किसके, प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं साबित करना पड़ेगा, विश्वास कहीं ना कहीं विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री को कहीं ना कहीं सदन में पारित करवाना पड़ेगा। ये लोग लेके हैं अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव जब कहीं ना कहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रधानमंत्री की कुर्सी गड़बड़ लग रही है। विपक्ष को लग रहा है कि अब कुछ सांसद जो हैं उनके समर्थन में चले गए, सदन में एक बार क्यों ना अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव लेके आया जाएगा तो ऐसी स्थिति में सदस्य कम से कम कितने होने चाहिए, अविश्वास प्रस्ताव में सदस्य कम से कम कितने होने चाहिए, 50 सदस्य कहीं ना कहीं तैयार होने चाहिए। 50 सदस्यों का यहाँ पे क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, तब जाकर के अविश्वास प्रस्ताव कहीं ना कहीं सदन में लाया जाएगा। जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा इसका मतलब क्या है कि प्रधानमंत्री की जो कुर्सी है अब गड़बड़ यहाँ पर है। रीजन क्या है कि यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव जब ही लाया जाता है जब कहीं ना कहीं कुछ सांसद जो होते हैं वो जो नेता, जो बहुमत प्राप्त कहीं ना कहीं दल का नेता होता है वो अपना कहीं ना कहीं विश्वास मत खो देता है। ऐसी स्थिति में विपक्ष लाता है। ठीक है, विश्वास प्रस्ताव खुद ही प्रधानमंत्री को लाना पड़ता है। जब विवेकीधीन शक्ति का प्रयोग करके राष्ट्रपति जब किसी प्रधानमंत्री को चुनता है तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री बनने के बाद में उसको क्या लाना पड़ता है, विश्वास प्रस्ताव कहीं ना कहीं सदन में लाना ही पड़ता है। क्लियर होता है। तो कितने सदस्य यहाँ पे हैं, यहाँ पे सदस्य हैं 50 सदस्य का कहीं ना कहीं समर्थन बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि कम से कम अगर 50 सदस्य तैयार नहीं है तो फिर आप कहीं ना कहीं विश्वास प्रस्ताव सदन में नहीं ला सकते हैं। क्लियर हुआ। आगे, एक धन विधेयक के मामले में अनुशंसा करने हेतु राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि क्या है। कहने का मतलब है कि जो धन विधेयक होता है तो धन विधेयक हमेशा कहां से लाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ये क्या कह रहा है कि धन विधेयक जो है हमेशा कहां से लाया जाता है, धन विधेयक सदैव अगर आएगा, धन विधेयक अगर आता है तो धन विधेयक हमेशा लोकसभा से आएगा, और जब लोकसभा से आएगा तो धन विधेयक की पहचान कौन करता है, धन विधेयक की पहचान लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक की पहचान कौन करता है, धन विधेयक की पहचान लोकसभा अध्यक्ष करता है। जब धन विधेयक की पहचान लोकसभा अध्यक्ष करता है तो ध्यान रखना कि जब धन विधेयक के तहत कोई भी विधेयक आता है तो ऐसी स्थिति में पहले लोकसभा में पारित किया जाता है, फिर जाकर के लोकसभा में अध्यक्ष के हस्ताक्षर के साथ उसकी पहचान हो जाती है कि अब साहब ये धन विधेयक है, अब ये दूसरे सदन में जाएगा पारित होने के लिए। दूसरा सदन अपने पास उसको अधिकतम कितने दिन रोक सकता है, तो अधिकतम कितने दिन रोक सकता है, 14 दिन रोक सकता है। अगर वो कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है, राज्यसभा कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। कितने दिन के अंदर, 14 दिन के अंदर। तो ये वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि धन विधेयक के मामले में अनुशंसा करने हेतु राज्यसभा, क्या पूछ रहा है, राज्यसभा के लिए निर्धारित अधिकतम अवधि क्या है, तो निर्धारित अधिकतम अवधि 14 दिन तक ही रोक सकता है। 14 दिन बाद वह धन विधेयक स्वतः पारित माना जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पारित हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। पदेन अध्यक्ष, पदेन शब्द क्या दिया, पदेन दिया, मतलब ये जो पदेन शब्द होता है, पद पर आसीन जो व्यक्ति है, ये जो होता है वो कौन होता है। और क्या बोल रहा है, राज्यसभा में जो पद पर आसीन व्यक्ति जो अध्यक्ष के रूप में होता है वो कौन होता है। इसका मतलब राज्यसभा में जो अध्यक्ष होता है ये राज्यसभा का सदस्य होता ही नहीं है, ये क्या होता है, ये पदेन अध्यक्ष क्यों बोला गया है, पदेन सभापति क्यों बोला गया है, ये कौन है, ये पदेन सभापति कौन है, पदेन सभापति कौन है, यही पदेन सभापति जो राज्यसभा में होता है ये कौन है हमारा, ये हमारा उपराष्ट्रपति है। कौन है, हमारा उपराष्ट्रपति है। कौन है, ये उपराष्ट्रपति है। क्लियर हुआ। पदेन सभापति जो होता है ये कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं ये राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत के गृह मंत्री नहीं, भारत के प्रधानमंत्री, इनका कोई मतलब नहीं, राष्ट्रपति का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है उसको क्या बोला जाता है, पदेन सभापति बोला जाता है। और पदेन सभापति जो होता है वो कौन होता है, वही उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है, उपराष्ट्रपति। भारत में जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति जो होता है ये उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते नहीं प्राप्त करता है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में वेतन और भत्ते लेता है। भारत के संविधान में कहीं पर भी उपराष्ट्रपति के वेतन और भत्ते का प्रावधान नहीं दिया गया है।
क्लियर होता है। उपराष्ट्रपति कब? जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तब ये पदेन सभापति उपराष्ट्रपति के रूप में जाएगा और जाकर के कार्यवाहक राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति। अर्थात उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, या इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में बोले राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। देखो कौन सी पेपर में आया है? दरोगा की पेपर में आया है। क्लियर है? क्वेश्चन इसलिए कहीं ना कहीं आपको कराया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहां से लिए जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष का वेतन और भत्ता जो लिया जाता है वो कहां से लिया जाता है? तो भाई मेरे आप बताओ, पहला ऑप्शन दे रहा है भारत की आकस्मिक निधि। भारत की आकस्मिक निधि जो इमरजेंसी में कहीं ना, जो फंड हमारा इमरजेंसी फंड जो होता है, आकस्मिक निधि जो है ये कहीं ना कहीं आपातकाल के समय कहीं ना कहीं निकाली जाती है, क्योंकि संचित निधि से पैसा निकाला जाएगा संसद के अधीन, इसलिए कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में यहाँ पर जो पैसा निकाल लिया जाता है आकस्मिक निधि में, हम लोग अपना काम चला लेते हैं, लेकिन आकस्मिक निधि में पैसा फिर दोबारा संचित निधि से वापस डालना पड़ता है। तो ये तो आपका कहीं ना कहीं मतलब नहीं बनेगा कि लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कहां से लिए जाते हैं। तो यहां पर आपसे क्या बोल रहा है? यहां से बोल रहा है भारत के आकस्मिक निधि से पैसे, और पैसे यहां से भारत के आकस्मिक निधि से नहीं लिए जाते हैं। भारत का समेकित, अच्छा ये वाला आपका आंसर कहीं ना कहीं क्या है? सही है। भारत का जो कहीं ना कहीं समेकित कोष होता है यहीं से कहीं ना कहीं इनको वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, यही वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। भारत का सार्वजनिक खाता नहीं, भारत रिजर्व बैंक ये भी कहीं ना कहीं पैसा नहीं देती। भारत का बैंक है कौन सा? रिजर्व बैंक। बैंकों का बैंक कौन सा? रिजर्व बैंक। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? मालूम है? आरबीआई की स्थापना अगर मालूम है तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935। देख लेना, आप कमेंट करो फिर हमें बताओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के अध्यक्ष वेतन और भत्ते कहां से मिलते हैं? तो हमने आपसे कराई दिया भी कहां से मिलते हैं, ये आपके ये समेकित नीति से मिलते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बेटा? ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा के लिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष यहाँ पर कौन थे? लोकसभा के क्या पूछ रहा है? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्लियर है? तो अगर आपको मालूम है इसका आंसर जल्दी से बताओ मुझे कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पर लोकसभा के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? जल्दी बताओ। हाँ, क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, यूपीएससी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया, आपको पूछ रहे हैं ताकि आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लियर हो सके। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे आपके? गणेश वासुदेव मावलंकर। लेकिन ये लोकसभा के प्रथम भारतीय थे। ये कैसे थे? लोकसभा के प्रथम भारतीय। जैसे आपसे पूछ रहा है कि गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये क्या थे? प्रथम आपके भारतीय थे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष रहे थे आपके वो कौन रहे थे? विट्ठल भाई पटेल रहे थे। कौन रहे थे? विट्ठल भाई पटेल। तो विट्ठल भाई पटेल जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे ये कब रहे थे? 1925। विट्ठल भाई पटेल का नाम कब आता है? जल्दी बताओ भैया। अगर आपसे पूछेगा कि लोकसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, लोकसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे, तो लोकसभा के प्रथम भारतीय अध्यक्ष के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो कौन? विट्ठल भाई पटेल की बात करेंगे। और ये कब रहे थे? 1925 में रहे थे। कब रहे थे ये? 1925 में। विट्ठल भाई पटेल जो थे आपके ये 1925 में विट्ठल भाई पटेल रहे थे। और प्रथम भारतीय स्वतंत्रता के बाद अगर बात करेंगे तो गणेश वासुदेव मावलंकर। यहाँ कौन रहेंगे? विट्ठल भाई पटेल। क्लियर? क्वेश्चन देख लेना, यहां पर विट्ठल भाई पटेल का नाम दिया नहीं गया है, इसलिए ध्यान देना। आपको क्या करना है? गणेश वासुदेव मावलंकर ही आपको यहां पर करना है। अनंत शयनम अयंगर के बारे में भी आप जब सर्च करेंगे तो ये भी आप कहीं ना कहीं देखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप कमेंट करके बताइए कि जब विट्ठल भाई पटेल यहाँ पर अध्यक्ष रहे थे तो ये 1925 का टाइम ड्यूरेशन है, और इस समय कहीं ना कहीं जो विट्ठल भाई पटेल जो रहे थे अध्यक्ष, वो उस समय जो भारत में जो अंग्रेजों का शासन था तो इस समय कौन यहाँ पर गवर्नर के रूप में कार्य कर रहा था? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य अध्यक्ष सहित को उपस्थित होना चाहिए? यहाँ पर क्या बोल रहा है? कितने सदस्य आ गया? देखो क्वेश्चन आ गया भैया कि कितने सदस्य
वही बात जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ये भी आपका कहीं ना कहीं दरोगा की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया और 17 तारीख को 2021 की पाली में क्वेश्चन पूछा गया था। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि गणपूर्ति कोरम पूरा करने के लिए लोकसभा में कितने सदस्य होने चाहिए। मैंने आपसे बोला था 1/10 सदस्य होने चाहिए, तो 1/10 सदस्य होने चाहिए। और किसका? 543 का 1/10 सदस्य अगर निकालेंगे आप कैलकुलेशन तो 54 पॉइंट कुछ करके निकल रहा होगा। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा आंसर? 55 सदस्य कम से कम होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 55। कितने सदस्य होने चाहिए? 54 दशमलव में आएगा आपका ये कैलकुलेशन। जब 1/10 का करेंगे दशमलव, तो यहाँ पे पूरा कहीं ना व्यक्ति ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 55 सदस्य कहीं ना कहीं यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? राज्यसभा में राज्यों को आवंटित सीटें निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? पहला बोला प्रत्येक राज्य की प्रजनन दर पर, प्रत्येक राज्य की प्रति व्यक्ति आय पर, प्रत्येक राज्य की जन्म दर पर, प्रत्येक राज्य की जनसंख्या पर। तो पहली बात तो मुझे बताओ, राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो आते कहां से? राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं वो कहां से आते हैं? राज्यसभा में जो सदस्य आते हैं राज्यों की विधानसभाओं से निर्वाचित होकर के सदस्य आते हैं, अर्थात राज्यों की विधानसभा से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा सदस्यों को यहां पर क्या किया जाता है? निर्वाचित किया जाता है। तो प्रत्येक राज्य की जनसंख्या, जितने ज्यादा राज्य में जनसंख्या होगी उस राज्य में उतने ज्यादा विधायक होंगे, और जिस राज्य में जितने ज्यादा विधायक होंगे उस राज्य में उसी राज्य से सबसे ज्यादा सदस्य कहीं ना कहीं राज्यसभा में आएंगे। तो राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य आते हैं, क्या आपको पता है? राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से सदस्य कितने जाते हैं? 31 सदस्य राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से जाते हैं। क्लियर है? 31 सदस्य जाते हैं। उत्तर प्रदेश से कितने सदस्य जाते हैं राज्यसभा में? क्या आपको पता है? विधानसभा क्या लोकसभा में कितने सदस्य आपके उत्तर प्रदेश से जाते हैं? क्या आपको पता है कितने सदस्य लोकसभा में जाते हैं? लोकसभा में कितने सदस्य? 80। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य की विधान परिषद अगर बनाई जा रही है, भाई प्रत्येक राज्य में तो विधान परिषदें हैं नहीं, तो आपको यह भी पढ़ाया गया है कि कितने राज्यों में विधान परिषद है, उनका नाम क्रमवार आप कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से लिखिए। ठीक है, आप हमें कमेंट के माध्यम जरूर बताओ कि कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है राज्य विधान परिषद बनाने या समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? राज्य विधानसभा के पास होता है, भारत की संसद के पास होता है, भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, राज्य के राज्यपाल के पास होता है। देखो भैया, ये भी क्वेश्चन आपका दरोगा की भर्ती में पूछा गया, ये भी क्वेश्चन जो आपका यूपीएसआई में क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को अगर इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा है तो इसका आंसर आप बताइए कि कितना कि अगर किसी राज्य में विधान परिषद बनानी है तो सबसे पहले आपको जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस ये होता है कि उस राज्य में आपको उस राज्य की विधान सभा के द्वारा प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। प्रस्ताव पारित करने के बाद राज्यपाल की स्वीकृति के साथ वह कहां भेजा जाएगा? संसद में भेजा जाएगा। कहां भेजा जाएगा? भारत की संसद में भेजा जाएगा। और संसद कहीं ना कहीं अपने संसद में उस राज्य के लिए विधान परिषद के लिए प्रस्ताव पारित करे। इसके बाद में उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है या उस राज्य में विधान परिषद को बनाया जा सकता है। अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन हम लोग ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। यूपीएसआई के जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं हम सारे सब्जेक्ट पे बात करेंगे। कुछ तकनीकी खराबी चल रही थी जिस वजह से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस पूरे लाइव सेशन में नहीं हो पाए थे, इसलिए रिकॉर्ड क्लास कर दिए। सीखने के बाद फिर हम लोग लाइव करेंगे। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो भारत की संसद और विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी है? तो क्वेश्चन को थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयास करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है जो संसद की विश्व की विभिन्न संसदों के बीच एक कड़ी कहीं ना कहीं? कौन है? आंसर इसका लोकसभा अध्यक्ष है। कौन है ये? संसदों के बीच एक कड़ी का माध्यम जो है वो कौन है? लोकसभा अध्यक्ष है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष। भारत के प्रधानमंत्री यहाँ होगा नहीं, संसदीय मामले के केंद्रीय मंत्री यहाँ पर नहीं होंगे, राज्य के सभापति ना भैया, लोकसभा के अध्यक्ष ही होते हैं जो संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष, जैसे भी आपकी विभिन्न देशों के स्पीकर, विभिन्न देशों के जो स्पीकर्स थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो उनकी बैठक हुई थी। तो उनकी बैठक कहाँ आयोजित हुई? करंट का क्वेश्चन था ये वाला, हमने आपको कहीं ना क्लास में कराया है। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु बच्चा कितना है? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 25 साल। ये वाली आपको कराई दी थी। ये क्या है? राज्यसभा का है। और ये वोट डालने की आयु है। किस संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से इसको
18 वर्ष कर दिया गया है, ये मैंने आपको कराया था। बताया आपको किस संविधान संशोधन द्वारा? संविधान संशोधन कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन 1989। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन 1989। यहाँ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए, तो आपका आंसर यहाँ पे 25 साल आपका आंसर सही हो जाएगा। तो इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कल और अधिक क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।